हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में, जो कि मिली है जीई पॉलिटिकल साइंस का जेनेरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट 6। तो इसमें हम मेनली बात करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अगर आपने अभी तक पार्ट 5 तक वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके वो सारी जितनी भी वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप एक बार वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लाइव चैट से भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम मेनली देखने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है, तो सबसे पहले तो आती है तो स्वराज पार्टी, जो कि मेनली कांग्रेस के अंदर ही बनती है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो कि सजेस्ट करते थे कि आइडिया ऑफ फाइटिंग, क्योंकि मेन था भाई सब लोगों को ये नहीं लगता था कि भाई शांत रहने से सब कुछ हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि कहते थे कि भाई लड़ना जरूरी है। हम उसे कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप लोग थे, वो मॉडरेट्स नहीं थे। द ब्रिटिशर्स फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी अभी मैंने आपको दो वर्ड्स के बारे में बताया, एक था एक्सट्रीमिस्ट और एक था मॉडरेट्स। तो अगर आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं हर लड़ाई को लड़ने के लिए लड़ाई करनी जरूरी है, मतलब कि हमारे को अगर किसी चीज के ऊपर लड़ना, मतलब किसी चीज के ऊपर खड़े रहना है, कोई अपना हक दिखाना है तो हमें लड़ना जरूरी है, लोगों को मारना जरूरी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, वो एक मॉडरेट थे, वो कहते थे हर चीज के लिए लड़ाई जरूरी नहीं है, अगर आप सच हो तो आपको वायलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने फॉर्म कर ली थी स्वराज पार्टी इन 1922। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ मोर रेडिकल एजिटेशन। तो उन्होंने मेनली भाई ज्यादा रेडिकल एजिटेशन हो सके, इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने प्रेस की थी। अब रीजंस क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। भाई अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो मेनली शुरू हो ही गया है। अब 1927 में एक जॉन साइमन आते हैं इंडिया में। अब वो मेनली क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई लोग तो वैसे भी इंडिया के इतने तो पढ़े लिखे हैं भी नहीं, तो हम इनको थोड़ा सा भड़का सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोगों को ये दिखाएंगे कि भाई हम तुम्हारे हक में ही लड़ रहे हैं। और इसीलिए वो भाई इंडिया में आना चाहते थे, और क्या 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 कहते थे वो, कि भाई हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे जो कि इंडियंस के लोगों के लिए होगा और इंडियंस के ही फेवर में होगा। पर ये पता चलता है कि जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद में आगे 1930s में होती है, तब कि भाई जो आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो तो कम से कम इंडिया के लोगों को तो होना चाहिए। पर ऐसा पता चलता है कि जो इंडिया के लोगों के बारे में बात वो लोग कर रहे हैं जो कि ब्रिटिशर्स थे, जो कि खुद ही बहुत ज्यादा रिप्रेस करते थे इंडियंस को। तब साइमन कमीशन शुरू हो जाता है 1927 में। और जो जॉन साइमन थे वो इंडिया में जब आते हैं तो सब लोग एक ही चीज कहते हैं, गो बैक साइमन। मतलब कि एक उनका नारा था, लोगों का नारा हो गया था गो बैक साइमन, और दूसरा लोगों ने उसका मतलब जो जॉन साइमन था उसका काले झंडे से स्वागत करा था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। अब जो पीपल थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मेन तब लोगों के ऐसे पैसा वगैरह तो नहीं था, पर फिर भी जो लोग मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी कारण से जो मतलब मेन जितना आप काम करोगे उतने खाने की भी तो जरूरत है, और इसी के कारण जो इंडिया में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता जा रहा था। अब आगे आते हैं साइमन कमीशन के बारे में। इंडिया में द इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड some drawbacks in the Government of India Act of 1919। अब मेन तो जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा बन सके, और हम तुम्हारी हेल्प के लिए ही करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट साइमन जो कमीशन थी वो अपॉइंट की गई 1927 में, कि ताकि वो फर्दर रिफॉर्म्स बता सके। पर आपको एक चीज देखनी चाहिए, भाई इंडिया के लिए जो चीज बन रही है उसमें कम से कम इंडियंस तो होने चाहिए, और ये लोग बाहर से ब्रिटिशर्स को बुला रहे हैं। तो जॉन साइमन इंडिया में आए थे। दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। तो जब सर जॉन साइमन इंडिया में आते हैं तो सब लोगों ने उन्हें बॉयकॉट किया। इंडियन बॉयकॉटेड इट एज देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन इट। भाई मेन तो सब लोगों को ये गुस्सा आ रहा था, भाई तुम इंडिया के लिए बना रहे हो और इंडिया के लोग ही नहीं है उसमें। तो इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और सभी लोगों ने सर जॉन साइमन का काले झंडे से स्वागत किया था। ये आपको पेपर में जरूर लिखना है। और दूसरा सब लोगों ने एक ही चीज कहा था, गो बैक साइमन। ये दो चीज आपको जरूर याद रखनी है फॉर द साइमन के लिए। साइमन कमीशन में मोरोवर कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं था स्वराज के लिए। कोई भी उस समय ये नहीं दिख रहा था कि कोई भी इंसान ऐसा है जो कि भाई कह रहा हो कि भाई
जो भी ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा कभी भी नहीं कहते कि हाँ हम इंडिया को फुल, हम कह सकते हैं एक टाइप की फ्रीडम दे देंगे, विच वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियंस। भाई इंडियंस तो चाहते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, पर जब ब्रिटिशर्स की हम बात सुन रहे थे तो हमें हमेशा बस एक ही चीज दिख रही थी कि ब्रिटिशर्स कभी भी हमें नहीं चाहते कि वो हमारे को फुल फ्रीडम दे। विच दिस कमीशन अराइव्ड इन 1929। अब 1928 में ये कमीशन अराइव होती है। इट वॉज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर्स, तो बहुत सारे बैनर्स वगैरह को फाड़ दिया गया था कि भाई जॉन साइमन को जो स्वागत वगैरह करने के लिए वो सेना सारे जितने बैनर्स थे उन्हें फाड़ दिया गया था। अब ये आप देख सकते हैं, ये जैसे कि काले झंडों से लोगों ने स्वागत किया है, ये सारे काले झंडे, आपको लग रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, पर ये इन रियलिटी में ही काले झंडे हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं माइनस के साइन बने हुए हैं। माइनस मतलब नेगेटिव, ये अच्छे नहीं है। और लोगों ने बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, गो बैक साइमन। और एक आप ऊपर देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है इंडियन यूनिवाइटेड गेस्ट साइमन गो बैक। तो ये लोगों ने नारे लिखे थे, इंडियन यूनिवाइटेड गेस्ट मतलब कि अनइनवाइटेड गेस्ट साइमन गो बैक। ग्रेट डिप्रेशन, अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन आने लगा था। क्यों आ रहा था वो डिप्रेशन? द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर और इंडियन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, इंडियन जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, उसमें बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट आने लगा था। पॉवर्टी जो थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, और जो कि 1980 तक ड्यू टू हाई टैक्सेस, मतलब इतने ज्यादा हाई टैक्सेस हो चुके थे कि भाई पॉवर्टी जो थी 50 क्या बल्कि 80% तक आ चुकी थी इंडिया में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है एक एक्टिव प्रोफेस्ड रिफ्यूजल था कि भाई हम ओबे करें कुछ लॉस को, डिमांड्स को और कमांड्स को ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ एन ऑक्यूपाइंग इंटरनेशनल पावर का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है एक सिंबॉलिक है, या फिर हम कह सकते हैं एक रिचुअलिस्टिक है कि भाई हम वायलेशन करें ऑफ द लॉ रेदर देन रिजेक्शन ऑफ द सिस्टम एज अ होल। अब यहाँ पे शो है सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च में मेनली क्या होता है, महात्मा गांधी ने बिलीव किया था कि भाई सॉल्ट एक ऐसी पावरफुल सिंबल है कि जो हर एक पूरा होल नेशन यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड भाई जो भी ब्रिटिश लोग हैं वो भी इस चीज को तो यूज करते हैं सॉल्ट को। तो अब भाई मेन तो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स को ले आए थे, मतलब कि उन्होंने सॉल्ट टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो ताकि महात्मा गांधी अबॉलिशन कर सके सॉल्ट टैक्स का। वॉज अमंग मैनी डिमांड्स, मतलब कि एक बहुत बड़ी डिमांड्स थी लोगों की भी कि भाई सॉल्ट टैक्स को अबॉलिशन कर सके, मतलब कि अबॉलिशन किया जाए। क्योंकि मेन तो भाई सॉल्ट हर कोई इंसान यूज कर रहा है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा इंसान हो, चाहे वो बहुत छोटा इंसान हो, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, और चाहे हम कहे ब्रिटिशर्स क्यों ना हो, सभी सॉल्ट को चाहिए। तो ब्रिटिशर्स अगर खुद सॉल्ट ले रहे हैं तो वो सस्ते में ले रहे हैं, पर अगर वो इंडियन ही सॉल्ट, मतलब कि वही सॉल्ट जो इंडियन से बना रहे हैं, और अगर वो इंडियन से खाएंगे तो उनको उसके लिए टैक्स भी देना पड़ेगा। तो लोग, बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई इस टैक्स को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि जो हमारी मेहनत है हमें उसी के लिए और ज्यादा टैक्स भी पे करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने बहुत ही अच्छा पावरफुल सिंबल समझा, और मेनली उन्होंने एक लेटर भेजा वाइस रॉय को, जो कि मेनली थे इरविन। सॉल्ट मार्च में और दांडी मार्च में वो जो शुरू हुई थी वो कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को। तो द सॉल्ट मार्च और द दांडी मार्च, इसे हम दोनों कहते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं और दांडी मार्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च में शुरू हुआ था। अब मेनली सॉल्ट मार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्ट के लिए शुरू हुआ था, तो सॉल्ट के लिए शुरू हुआ वो भी मार्च में। और दांडी मार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि दांडी में जाके खत्म हुआ था, ये मतलब जो ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से लेके, जो कि गुजरात में था, और दांडी मार्च जो कि कोस्ट लाइन स्टेट मतलब एरिया था, तो दांडी में जाके खत्म हुआ था, तो इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। और जो कि मतलब शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। और 1930 ही एक ऐसा टाइम था, इसको कुछ टाइम बाद ही मई में ही गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब सॉल्ट मार्च में क्या होता है, ही वॉज अकम्पनीड बाय 78 वॉलेंटियर्स, तो उनको कम से कम 78 लोग उनके पीछे मतलब वॉलेंटियर कर रहे थे। दे वॉकड 24 डेज, मतलब कि उन्होंने 24 दिन में 240 माइल्स कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया 25 डेज का, क्योंकि 25 डेज तक वो वहां पे पहुंच गए थे। पर अगर आप कभी भी पेपर में लिखेंगे तो वो आप लिखेंगे 24 डेज में उन्होंने कवर कर लिया था 240 माइल्स को, जो कि है फ्रॉम साबरमती टू दांडी। अब भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई शक होता है कि आपको कि भाई सही में 240 माइल्स था, तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे मतलब कि मैनी मोर जॉइंड इन देम इन द वे, मतलब कि जब गांधी जी साबरमती से लेके, साबरमती अपने आश्रम से लेके दांडी तक जा रहे थे, कम से कम थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ज्वाइन किया था उनको, उनके मतलब वे में, मतलब कि उनके जब वो जा रहे थे उनके पीछे पीछे और लोग उन्हें ज्वाइन करने लगे थे। गांधी जी सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ बाय टेकिंग अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट,
तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे हम कहते हैं खारा पानी है या फिर हम कहते हैं ना फ्रेश वाटर लेक है, और एक होती है हम कहते हैं कि भाई फ्रेश वाटर लेक नहीं है, जो खारा पानी हम कहते हैं उसे। तो उन्होंने एक जो पैन हम कह सकते हैं कोई भी जिसमें भी हम पानी बॉईल करते हैं, तो उसमें उन्होंने पानी लिया, वो खारा पानी, उसे बॉईल किया और उसमें से नमक बना के एक मुट्ठी भर नमक बनाया, और जिससे उन्होंने उस टैक्स को तोड़ दिया, जो सॉल्ट टैक्स था उसे बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया था। अब जो सॉल्ट मार्च था वो एक मार्क कर दिया गया था एज अ बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी मेनली, और इसको मेनली टॉप का मार्क कर दिया गया था सॉल्ट मार्च को। और मैं आपको बता दूं सॉल्ट मार्च एक ऐसा मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसा मूवमेंट रहा था महात्मा गांधी जी के मतलब की लाइफ में। उस समय बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने जानने लगे थे, चाहे वो बाहर के मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने जानने लगे थे। सब लोगों बस एक ही चीज लिखने लगे थे, कुछ न्यूज़पेपर में ये चीज प्रिंट भी हुई थी कि भाई एक दुबला पतला इंसान 240 माइल्स चला, वो भी सिर्फ 24 दिन में, और बिना किसी मतलब कि लोग होते आजकल के बेहोश हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। सॉल्ट मार्च में थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ब्रोक किया था सॉल्ट लॉ को, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये नहीं सिर्फ गुजरात में सब महात्मा गांधी के सामने कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में ये लॉ को अबॉलिश कर दिया गया था। पीपल ने डेमोन्स्ट्रेट करते मतलब कि मेन था, अब फिर से लोगों ने यही करना शुरू कर दिया कि भाई कि भाई जब महात्मा जी ने कहा, मतलब महात्मा गांधी जी ने हमेशा कह रखा था कि कोई भी अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो हमेशा सच्चाई से लड़ो, कभी भी मतलब ये नहीं कि भाई तुम मार पीट के एक दूसरे को तब लड़ रहे हो, तो हमेशा वायलेंस कभी भी क्रिएट मत करो। पर लोगों ने फिर से वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब ये तो सबको देखिए क्या था कि भाई सॉल्ट टैक्स तो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, बिल्कुल अबॉलिश हो चुका है, पर फिर भी लोगों ने कि भाई अपना ज्यादा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। अब लोग जो थे, जितने भी लोग थे, वो सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने, जो सॉल्ट फैक्ट्रीज नमक वगैरह बनाती थी और जो टैक्स लेती थी, उन्हीं के सामने सॉल्ट वगैरह बनाने लगे, और लोगों को मतलब कि दिखाने लगे कि देखा हम तो भाई तुम्हारा टैक्स लॉ तोड़ दिया, तुम्हारा ये कर दिया वो कर दिया। इसी कारण में फॉरेन फिर से लोगों ने क्या करा कि भाई फिर से लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने लगे थे ब्रिटिशर्स को। फिर से यही सेम चीज हुई जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुई, फॉरेन क्लोथ जितने भी थे वो बायकॉट कर दिए गए। पीजेंट जो भी थे उन्हें सबने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम कोई भी अब रिवेन्यू जो भी है या फिर जो भी मतलब कि कहते हैं जमीन के पैसे अगर हैं वो हम नहीं देंगे। विलेज ऑफिशियल्स जितने भी थे उन्होंने अपनी जो भी हम कह सकते हैं पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, और ट्राइबल पीपल ने वायलेट कर दिए थे जितने भी फॉरेस्ट लॉज थे। ये है पूरी सॉल्ट मार्च की पूरी इमेजेस, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट मतलब मुट्ठी भर सॉल्ट बनाकर इस सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था। ये है गांधी जी ऑन द वे, मतलब कि जब गांधी जी जा रहे थे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, आई थिंक 78 ही थे वो, 78 वॉलेंटियर के साथ, और बाद में उन्हें हजारों लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। और ये 294 यहाँ पे दिखा रखे हैं कि भाई कितने दिन के हिसाब से कितने घंटे वो चले। अगला है रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो अब ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, तो ये लास्ट है इसका, बाकी हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स का हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि भाई अब इतना बड़ा लॉ तो तोड़ दिया, अब ब्रिटिशर्स क्या कहती है। तो जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने अब अरेस्ट करना शुरू कर दिया जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे, क्योंकि मेन था भाई जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने ही मोस्टली लॉ जो था वो ब्रेक किया था, तो उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया। और इसी का एक कारण था कि महात्मा गांधी जी को 1930s में मई में जेल में डाल दिया गया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। महात्मा गांधी वाज आल्सो अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर, मतलब कि अप्रैल में सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया गया, और मई में ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था कि भाई उन्होंने इस लॉ को क्यों तोड़ा। पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब मेन था भाई फिर से गांधी जी ने बोल रखा था कि भाई शांति से हर काम करो, पर फिर से लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई उनकी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को, फेमस पर्सनैलिटी जो किस समय बन चुके थे महात्मा गांधी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब जितने भी जो भी सिंबल से ब्रिटिश रूल के उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिस सच एज पॉलिटिक, पुलिस फोर्स, जैसे कि पुलिस के जो हम कह सकते हैं एकदम जो जहाँ पे पुलिस रहती है, मतलब की तो जो पुलिस खाने वगैरह थे वहां पे जलाना शुरू कर दिया, वहां पे लड़ाइयां दंगे शुरू हो गए, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को जलाना शुरू कर दिया गया, लो कोर्ट्स में बिल्कुल भी काम करना बंद हो गया था एकदम ही, और रेलवे स्टेशन जितने भी थे उनमें भी आग लगानी शुरू कर दी गई थी। तो इसी कारण महात्मा गांधी जी को अपना फिर से जो ये हम कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वापस से लेना पड़ा, मतलब कि विड्रॉ करना पड़ा। इस समय जो थी वुमेन और चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत ज्यादा बिटन अप हो रहे थे, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स थे वो वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया था, और कम से कम 1 लाख लोग उस समय अरेस्ट हो गए थे कि उन्होंने सॉल्ट मार्च को या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट टैक्स को तोड़ दिया था, जो सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं अगले पार्ट
और उसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि भाई आगे क्या क्या लोगों का रिस्पॉन्स होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का देखने वाले हैं और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फुल प्लेलिस्ट का, उसे आप जरूर चेकआउट कर लें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।